नमस्कार। प्रधान शिक्षक टारगेट बैच में आपका स्वागत है और टारगेट विद शहजाद सर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड के महत्वपूर्ण चैप्टर के एक यूनिट के साथ आए हैं जिसका नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मैं आपको सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में बता दूं कि जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिनके विचार के बाद एक क्रांति आई थी। लोगों को अंदर बच्चों के प्रति सोचने का एक नजरिया उन्होंने दिया था। जीन पियाजे के सिद्धांत के बाद बहुत सारे मनोवैज्ञानिक यह सोचने पर मजबूर हो गए कि बच्चों के लिए जितने भी तथ्य पहले दिए गए थे उन सारे तथ्यों पर एक बार फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत आन पड़े। तो ये थे जीन पियाजे। मैं जीन पियाजे की कुछ बेसिक चीज को मैं आपको बताते चलूं कि आज जीन पियाजे के सिद्धांत में जो हम आपको कुछ महत्वपूर्ण कड़ी को लेकर दिखाएंगे। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, चलिए, ये जो जीन पियाजे हैं इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर ये संज्ञानात्मक क्या होता है, संज्ञान क्या होता है, आपके दिमाग में आएगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि संज्ञान का मतलब होता है जानना। संज्ञान का मतलब जानना। जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आपको उसके बारे में सपोज कीजिए कि कुछ नहीं आइडिया है। सिंपल, मेरे हाथ में ये एक पेन है और इस पेन को देख के आप क्या सोचते हैं? कुछ तो सोचते हैं। किस आंख से देख रहे हैं, इसके दिमाग में कुछ आपके चल रहा है। तो जब आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी बाहरी जगत को, किसी बाहरी जगत को, किसी वस्तुओं को देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? संज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे संज्ञान कहा जाता है। हमारे जीन पियाजे जी ने यही विकास किया कि बच्चों के विभिन्न स्तरों को विभिन्न स्तरों में बांटकर बच्चे किस स्तर में क्या सीखते हैं, उनके अंदर जानने की कौन सी इच्छा प्रबल होती है, इन सारे चीजों को उन्होंने क्या किया? एक विस्तृत अध्ययन करने के बाद एक सिद्धांत दिया जिसे हम लोग जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर? इनका जन्म बेसिक चीज के लिए है कि इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था स्विट्जरलैंड में। कहां हुआ था? स्विट्जरलैंड में 1896 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता। मैंने पहले ही कहा कि इनके विचार के बाद एक क्रांति आ गई थी और इसलिए इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को ही विकासात्मक सिद्धांत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने विकास की प्रक्रिया को भी ना, ये जो अवस्था बतलाया है, चाहे 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से प्रौढ़ावस्था, इन अवस्थाओं में एक विकास की क्रिया चलती है और साथ साथ बच्चे सीखते भी चले जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, जिसको विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग कि इन्होंने, जीन पियाजे ने सिद्धांत को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। इन चारों भागों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, इन चारों भागों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इन्होंने क्या क्या चीजों को महत्वपूर्ण बिंदु के कड़ी में रखा। चलिए, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा? 4 अवस्थाओं को बतलाया। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं को बतलाया? 4 अवस्थाओं को बतलाया। ये 4 अवस्थाएं कौन कौन है? पहला संवेदी पेशी अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर अंतिम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। चलिए देखते हैं एक बार। संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष भी इसको कहते हैं। एक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और इस अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष या कभी कभी इसको प्रौढ़ावस्था भी लेते हैं। इसी को अमूर्त को ही औपचारिक
औपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, और इस मूर्त क्रियात्मक अवस्था को स्थूल क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को स्थूल और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये तो आपका प्रकार हो गया। एज भी याद रखिएगा कि पहला जन्म से 2 वर्ष, फिर दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, फिर तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और फिर चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। तो ये 4 बिंदु में कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट करने में। अब हम लोग 1 बाय 1 सारे बिंदुओं को देखने का काम करेंगे। चलिए, अब हम लोग देखने का काम करेंगे। सबसे पहले संवेदी पेशीय अवस्था जो है जन्म से 2 वर्ष, जिसको हम लोग 0 से 2 वर्ष भी कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। जहां भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, हम आपको वहां पर बेहतर ढंग से भी समझाने का प्रयास करेंगे, या आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, लाइव क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें, इतना तो आप सहयोग कर सकते हैं। खैर चलिए आते हैं। इन्होंने क्या कहा कि इस अवस्था में शिशु शरीर से चीजों को इधर उधर करते हैं और वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानिए, ये पहली अवस्था जिसको कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो इसमें जो बच्चा है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ कि ज्ञानेंद्रियों की अवस्था किसे कहा जाता है, तो संवेदी पेशीय अवस्था को कहा जाता है। ज्ञानेंद्रिय की अवस्था का उम्र क्या है, तो 0 से 2 वर्ष है। क्लियर? ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या कहा जाता है संवेदी पेशीय अवस्था में, कि इस उम्र में बच्चे, इस अवस्था में बच्चे देखकर, सुनकर, सूंघकर, छूकर, चखकर, ये सारी क्रियाओं के द्वारा किसी भी विषय का अधिगम करते हैं। अक्सर देखे होइएगा कि छोटा बच्चा है, जा रहा है, मिट्टी खा लेता है। वो मिट्टी क्यों खा लेता है? क्योंकि उस बच्चे का गुण है कि सूंघ कर, चख कर देखने का आदत। यहाँ तक कि अगर गंदा भी रखा हुआ है तो उसको खा लेता है, ऐसा देखा गया है। या किसी चीज को है तो गौर से टकटकी लगा के देखता है। तो ये सारे किस अवस्था की चीज है? संवेदी पेशीय अवस्था की, 0 से 2 वर्ष की अवस्था का चीज है। आप अगर छोटा बच्चा अगर मान के लिए कि आपके बेड पे पड़ा हुआ है, आप उसको गौर से देखिए तो वो भी आपको गौर से देखेगा, देखकर ही समझने का प्रयास करेगा। आप उसको छू कर देखिए, जैसे देखिए सिंपल आपका बच्चा इस हाथ रखे हुए है, इस पर आप उंगली दीजिए, बच्चा आपकी उंगली को पकड़ लेगा तो स्पर्श करके पहचानने का प्रयास करता है। तो ये सारे जो आपके अवस्था हैं किसमें है? संवेदी पेशीय अवस्था में। इन्होंने क्या कहा? वे प्रकाश तथा आवाज के प्रति क्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं। प्रकाश और आवाज, देखिएगा जब छोटा बच्चा होता है, जैसे ही कोई आवाज होगा तो या तो चौंक जाएगा, या डर जाएगा, या क्या करेगा? खुशी व्यक्त करेगा। ये तीनों चीज। फिर प्रकाश के प्रति भी, जैसे उसकी आंख पे प्रकाश पड़े या अचानक प्रकाश पड़े तो एक क्रिया उसके मानसिक पटल पे देखने को मिलती है। ये सारा इसी अवस्था में। इन्होंने कहा कि वस्तु को देखना, पकड़ना, चूसना, देखते हैं अंगूठा चूसते रहता है बच्चा, दांतों से काटना और आदि की स्वाभाविक क्रियाएं करता है। ये सारे बचपन की अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्थाओं में करता है। आगे देखिए इन्होंने क्या कहा कि बालक असहाय जीवधारियों से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर बनने का प्रयास करता है। प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है। मतलब क्या कि इस उम्र में बच्चे को ये नहीं पता कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, उसको कुछ नहीं पता। देखते हैं ना, बच्चा रो रहा है और उसकी मम्मी दीवार के 2 थप्पड़ दे के कहती है कि तुमको मारा, हम उसको मारे ना, ठीक हो जाएगा वो। तो ये सारा क्रिया क्या है कि बच्चों को लगता है कि ये सजीव है और उसको मन में जो फीलिंग आती है उसको दूर किया जाता है। तो ये सारी क्रियाएं होती है। और क्या करता है बच्चे? निर्जीव चीजों से भी बात करते। बच्चे को खिलौना दे दीजिए, टेडी बियर दे दीजिए, गुड़िया दे दीजिए, उसी में बच्चा सिमटा रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है और
बच्चे गलत कर देते हैं। वस्तु स्थायित्व ये क्या है? सबसे पहले तो ये याद रखिए कि वस्तु स्थायित्व की जो अवस्था है वो संवेदी पेशीय अवस्था है। कौन सी अवस्था है? संवेदी पेशीय अवस्था, पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष। अब समझिए कि वस्तु स्थायित्व क्या है। वस्तु स्थायित्व ये है कि बच्चा जब किसी चीज को देखता है तो वो चीज उसके दिमाग पे छप जाती है और उसी चीज का वो तलाश करता है। इसका मतलब ये है कि इस अवस्था में बच्चे के दिमाग पर वो चित्र छप रहा है। जैसे मोबाइल है, दिखा दीजिए, अब मोबाइल को आप तकिया के नीचे रख दीजिए, देखिए बच्चा तकिए के नीचे मोबाइल खोजने का प्रयास करेगा। या बच्चे की मम्मी उसको देख रही है, अगर किचन में चल जाए तो बच्चा एक टक मम्मी को की राह देखते रहता है। तो ये क्या है? वस्तु स्थायित्व है। और ये वस्तु स्थायित्व का गुण जो है ये जन्म से 2 वर्ष मतलब संवेदी पेशी अवस्थाओं में ही देखने को मिलता है। क्लियर है? ये संवेदी पेशी अवस्था। फिर कहा कि बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति भी विकसित हो जाती है। मतलब कि जैसे आप उसको कीजिए वैसे वो आगे करने का प्रयास करेगा, अनुकरण करने का प्रयास करेगा। जैसे आप उसको देखिए, आप पानी पी रहे हैं ना, वो भी ऐसे करके पानी पीने का प्रयास करेगा। ये क्या? उसको अनुकरण करने का, फॉलो करने का प्रयास करता है। चलिए, तो ये आप संवेदी पेशी अवस्था में इन महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखने का प्रयास करेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आए कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट के साथ। चलिए, दूसरा पॉइंट है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या? पहले सुन लीजिए। ये तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था, क्योंकि पहला 0 से 2 था, दूसरा हो गया 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे सजीव निर्जीव को समझ जाते हैं और सजीव चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। मतलब सजीवों को देख के चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं कि कुत्ता है, ये बिल्ली है। ये स्टार्टिंग अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जो 2 भाग में बांटा गया, ये स्टार्टिंग अवस्था है, 2 से 4 फिर 4 से 7 करके। तो अब क्या करता है इसमें? सबसे पहले जीववाद। जीववाद के अंदर क्या है? जीववाद के अंतर्गत बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है और बालक समझता है कि बादल, साइकिल, हवा, घड़ी वस्तुएं सजीव है। अब क्या किया यहाँ पे कि बच्चा जो है इस चीजों को सजीव समझ लिया। किसको? निर्जीव भी वस्तुओं को भी, उसी से भी चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। क्लियर है? कहीं से कोई समस्या नहीं। आगे देखिए, आत्म केंद्रिता की भावना कि बालक यह सोचता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वह सब उसके लिए है। जितना भी दुनिया में जितने भी चीजें किसके लिए है? उसके लिए है। अक्सर देखते होइएगा कि बच्चे क्या करते हैं? आत्म केंद्रित हो जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। चॉकलेट ला दीजिए तो अपने रखेगा, बिस्किट ला दीजिए अपने रखेगा। यहां तक कि क्या, माता पिता जो है तो कहेगा कि नहीं मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, होता है ना। और आपस में थोड़ा सा क्या करते हैं? नोकझोंक करने का प्रयास करते हैं। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। क्लियर? चांद तारे उसी के लिए चमकते हैं, मम्मी पापा केवल उसके हैं और उस पर किसी अन्य का अधिकार नहीं है। ये सारे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद करके रखिएगा कि नकल करने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों में ही होती है। क्लियर है? नकल करने की प्रवृत्ति कहां होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अहम केंद्रित की भावना किसमें होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। भाषा का उचित विकास होना प्रारंभ हो जाता है किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये चीज याद रखिएगा, भाषा, नकल, अहम केंद्रिता, ये सारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। इसको आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है? केंद्रीयकरण। अभी जस्ट बतलाया कि वस्तु के एक ही पक्ष को देखना केंद्रीयकरण कहलाता है। किसी एक पहलू को देखेगा जिसमें उसको अपना फायदा नजर आए, दो तरफा नहीं देखेगा। फिर है अहम भाव, वही है स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देगा। कोई वस्तु मेरा पीछा कर रही है, अपने अहम को भाव देगा। ठीक है? और बालक में वस्तुओं को उनकी संख्या और परिणाम के संदर्भ में सही रूप से समझने की शक्ति का अभाव होता है। मतलब क्या? बच्चा संख्या और परिणाम को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ नहीं समझ रहा है, कॉन्सेप्ट के साथ नहीं समझ रहा है। तो क्या यहाँ संख्या और परिणाम में कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं हो रहा? वो सीखने के शुरुआती स्तर पे है लेकिन कॉन्सेप्ट उसको नहीं पता है। क्लियर है?
कहीं से कोई दिक्कत? देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, जैसे मान चलिए कि 2 + 2 - 2, तो बच्चा तो समझ जाएगा कि 2 हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो इस नियम को नहीं समझेगा, वो इस नियम को नहीं समझ रहा है, बेसिक चीजों को समझ रहा है, कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहा है। ये आपका आ जाता है दूसरे बिंदु के अंदर। अब हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट जो है आपका मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तीसरा पॉइंट क्या है आपका? मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जिसका एज है 7 से 11 वर्ष। इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मूर्त संक्रियात्मक दो ही तो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से और एक संवेदी पेशी अवस्था से। इन दो चीजों से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये याद रखिए कि इसका एज जो ग्रुप होता है वो 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष, क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जैसे ही लगा हुआ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त लगा हुआ है तो मूर्त मतलब क्या? मूर्ति, वस्तु, तो वस्तु को देखकर सोचता है। पहला पॉइंट, वस्तु को देखकर समझता है। अब जब वस्तु को देखकर समझता है तो दो वस्तुओं के बीच के अंतर को समझेगा। अब क्या था, पिछले बार में गणना करना बेसिक चीज को सीख लिया था। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या सीख रहा है? गणना करना, वस्तुओं के बीच वर्गीकरण करना, वस्तुओं के बीच अंतर करना। किस आधार पे? लंबाई के आधार पे, चौड़ाई के आधार पे, मोटाई के आधार पे, भार के आधार पे। मतलब इन सारे चीजों को वो प्रत्यक्ष रूप से देखकर संक्रिया करना आरंभ कर दिया। क्लियर है? चलिए पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि चिंतन करना मतलब क्या? मूर्त वस्तुओं, प्रत्यक्ष वस्तुओं पर चिंतन व तर्क ठोस वस्तु आधार क्रमबद्ध हो जाता है। मतलब वही कि सामने कुछ भी रखा हुआ है तो सोचना शुरू कर देता है उसके बारे में। बालक लंबाई, चौड़ाई, वजन, तरल तत्व के संरक्षित से संबंधित समस्याओं का समाधान करने लगता है। अभी जस्ट हमने कहा अंतर करना, गणना करना, वर्गीकरण करना, ये सारे पॉइंट रिलेटेड है। फिर है बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने के योग्य हो जाता है। देखिए एक चीज जान लीजिए, मूर्त अमूर्त में यहाँ पे अक्सर लोग फंस जाते हैं। यहाँ पे हम लिखे कि तार्किक करना, लेकिन ये तार्किक करना क्या है? वस्तुओं को देखकर, जैसे हमने अभी सामने कलम रख दिया और कलम के बारे में सोचना शुरू कर दिए। हाँ खूबसूरत पेन है, 10 रुपया में दे रहा है, बेहतरीन लिखाई होता है। तो ये क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर मूर्त चिंतन इसको कहते हैं। इस कलम को हम छुपा दिए, सोच रहे हैं कि कलम कैसा होता है, तो सोच रहे कलम अच्छा होता है, 10 रुपया में देता है, इतना बड़ा होता है, ब्लू लाल काला सब होता है। तो ये क्या चिंतन हो गया? अमूर्त चिंतन, कि सामने वो प्रत्यक्ष में नहीं है और अमूर्त चिंतन हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है? वस्तु सामने नहीं, जब वस्तु सामने रहेगा तो मूर्त चिंतन, वस्तु छुपा देंगे तो अमूर्त चिंतन। क्लियर? चलिए, बालक वस्तुओं के मध्य समानता, असमानता, संबंध, दूरी और विसंगता को समझने लगता है। अभी कहा वस्तुओं के बीच के अंतर समझना, वस्तुओं का गणना करना, वर्गीकरण करना, इससे रिलेटेड पॉइंट है। आगे बढ़ते हम लोग। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है। भाषा का विकास कंप्लीट। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उचित विकास आरंभ हुआ था, यहाँ कंप्लीट हो गया। और इस अवस्था में बालक मानसिक संक्रियाएं तभी कर पाते हैं जब वस्तु मूर्त या स्थूल रूप में हो और साथ ही बालक का चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता। अभी हमने कहा कि जब कोई भी चीज सामने रहेगी तो चिंतन करेगा, स्थूल रूप में चिंतन करेगा, इसलिए इसको स्थूल क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। किसको? मूर्त क्रियात्मक अवस्था को। क्लियर है? तो ये और क्या है कि जब तक वस्तु सामने नहीं रहेगा वो क्रोनोलॉजी में सोच ही नहीं पाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आखिरी पॉइंट पे। अब है आखिरी पॉइंट आपका चौथा पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं अमूर्त क्रियात्मक अवस्था, या जिस 11 से 15 वर्ष या कहीं कहीं 11 से प्रौढ़ावस्था भी लिखा रहता है। क्लियर है? 11 से प्रौढ़ावस्था भी लिखा रहता है। अब इसको समझ लीजिए। अभी मूर्त पढ़े थे और जैसे जैसे मूर्त में पढ़े थे उसका उल्टा अमूर्त में सोच लीजिए कि मूर्त में सामने था तो सोच रहे थे, सामने नहीं है तो अमूर्त चिंतन कर रहा है। क्लियर? अब जब अमूर्त चिंतन करेगा तो किसी वस्तु पे वो क्या करेगा? तर्क वितर्क भी करेगा। काला था, उजला था, अच्छा था, बुरा था,
ठीक है, तो ये क्या हुआ, अमूर्त चिंतन करना। दूसरा बात है तर्क वितर्क करना, आपस में किसी मुद्दे पर वाद विवाद करना, और साथ ही साथ वहां कॉन्सेप्ट नहीं था क्योंकि मूर्त चिंतन कर रहे थे, और यहाँ अमूर्त चिंतन कर रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट आ गया है, मतलब संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया का पूर्णतः विकास हो चुका है। और चूंकि यह अंतिम अवस्था है, ये क्या है, अंतिम अवस्था है, इसको इसलिए उसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ना, बालक में अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास, जस्ट हमने कहा अमूर्त मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भी। दूसरा है कि बालक में सभी प्रकार के संप्रत्यय का समुचित विकास हो जाता है, कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होने लगा, तभी तो वो अमूर्त चिंतन कर रहा है ना। और तीसरा, इस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। अब ये क्या है परिकल्पनात्मक चिंतन, सिंपल देखिए क्या लगा हुआ, परि जोर कल्पनात्मक। अब परि का मतलब क्या होता है, परिवेश, चारों चारों। कल्पनात्मक मतलब कल्पना करना, मतलब किसी भी चीज मुद्दा आने पर, कोई भी समस्या आने पर उसको चारों बगल से सोचना प्रारंभ कर देता है, सही क्या है, गलत क्या है, नैतिकता क्या कहती है, व्यवहारिकता क्या कहती है, आदर्शवादी विचारधारा क्या है, सिद्धांतवादी विचारधारा क्या है, अवलोकनात्मक क्या है, तथ्यात्मक क्या है, विस्तृत विस्तृत क्या है, लघु क्या है, संक्षिप्त क्या है, सारांश क्या है, मतलब ये सारे मुद्दों को वो सोचना शुरू कर देता है। तो परिकल्पनात्मक हर मुद्दे को लेकर सोचना शुरू कर देता है। चलिए, भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास हो जाता। संप्रेषणशीलता मतलब क्या बोलना है, कब बोलना है, किस हाव भाव के साथ बोलना है, खुशी वाला है तो खुशी वाला, गम वाला है तो गम वाला, तो उसको क्या करना, मेंटेन करना सीख जाता है। फिर है अपसारी चिंतन, ये अक्सर आपसे प्रश्न पूछता है, अपसारी चिंतन। ते अपसारी चिंतन क्या है, एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। अपसारी चिंतन का मतलब डायवर्ज, कि किसी चीज को सोचते हैं तो बिल्कुल फैलाव करके सोचते हैं, विस्तृत सोच रखते हैं, छोटा सोच नहीं बड़ा सोच रखते हैं। किसी भी चीज को हम केंद्रीकृत नहीं होकर सोचते हैं, उसको हम एक ग्लोबलाइज करके सोचते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग अपसारी चिंतन। क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं। विश्लेषण, संश्लेषण, नियमनीकरण तथा सूक्ष्म सिद्धांतों की स्थापना संबंधी उच्च मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है। तो अब क्या है, विश्लेषण क्या है, विश्लेषण है कि किसी भी भारी चीज को छोटे छोटे खंडों में बांट के पढ़ाई करते हैं, विश्लेषण हो गया। कहते हैं सर बहुत भारी है, तब इसको विश्लेषण करके पढ़ाइए ना, तो उसको छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं तो विश्लेषण कर लेते हैं। फिर आ गया संश्लेषण, कि ज्यादा छोटे छोटे भागों को जो हम पढ़े थे या पढ़ना है, उसको क्या किए, फिर पढ़ने के बाद उसको एक करके एक दिशा में पढ़ रहे हैं तो उसको संश्लेषण करते, छोटे छोटे पार्ट को एक बना के पढ़ लिए। फिर नियमिनीकरण, किसी चीज को नियम के अनुसार करके पढ़ना, क्रोनोलॉजी के साथ में कि इसका स्टेप बाय स्टेप क्या है। और फिर सूक्ष्म सिद्धांतों की स्थापना संबंधी उच्च मान से, मतलब छोटे छोटे पॉइंट को देखना है, छोटे छोटे सिद्धांत को देखना, एक क्रोनोलॉजी के साथ पढ़ने का प्रयास करना है। अब कहा कि बालक की अवलोकन क्षमता, तर्क करने की शक्ति और सोचने विचारने की क्षमता, कल्पना करने की शक्ति, प्रयोग आदि के आधार पर निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त क्षमता का विकास हो जाता है। क्यों नहीं हो, अमूर्त क्रियात्मक अवस्था है, तो यहाँ पे परिकल्पनात्मक भी है, हर मुद्दे पर हर तरह से सोचने का विचार है। तो ये क्या करते हैं, ये अंतिम अवस्थाओं में ओवरऑल सारे विकास की क्रिया अंतिम रूप से हो जाती है, कोई भी उधार नहीं रहता है, और ये प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। तो कहने का मतलब आज आपने सीखा, आज आपने क्या सीखा, सबसे पहले संज्ञानात्मक, कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी बाहरी जगत को सीखने का प्रयास करना संज्ञानात्मक है। फिर जीन पियाजे 1896 में जन्म, स्विट्जरलैंड में मनोवैज्ञानिक क्रांति लाए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। फिर इन्होंने 4 अवस्था बतलाए, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मकता। 4 अवस्थाओं को, पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरी 2 से 7 वर्ष, तीसरी 7 से 11 वर्ष और चौथी 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। अब इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला है, 2 प्रश्न, एक है वस्तु अस्थायित्व और एक है वस्तु निष्पादन। इसको देख लीजिए थोड़ा सा, इसको देख लीजिए, वस्तु निष्पादन
और वस्तु स्थायित्व, ये बड़ा अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें लोग। एक है आपका वस्तु स्थायित्व पहला, और एक है आपका दूसरा वस्तु निष्पादन। वस्तु निष्पादन, ये दो चीज है। अब इसको समझिए कि वस्तु स्थायित्व क्या है, वस्तु निष्पादन क्या है। ये हम लोग जोड़ते हैं समस्या का निष्पादन करना, वस्तु निष्पादन। कोई भी समस्या आ गया उसका निष्पादन कर दिया तो वस्तु निष्पादन। ये है वस्तु स्थायित्व, मतलब किसी वस्तु का इमेज आपके दिमाग पे छप जाना। याद कीजिए कि संवेदी पेशीय अवस्थाओं में ये जो था 0 से 2 वर्ष, संवेदी पेशीय अवस्था में, संवेदी पेशीय अवस्था में बच्चा के दिमाग पे क्या होता है, वो छप जाता है, किसी भी छुपे हुए वस्तु को खोजने का प्रयास करता है। तो यही तो है वस्तु स्थायित्व। और ये है वस्तु निष्पादन, मतलब समस्या का समाधान तो करता है लेकिन वो वस्तु प्रत्यक्ष में है। तो जब प्रत्यक्ष में वस्तु होता है तो कौन सी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस दोनों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं आ जाए। एक प्रश्न बोलिए फिर से, नकल करने की प्रवृत्ति किसमें आ जाती है, नकल करने की प्रवृत्ति, नकल करने की प्रवृत्ति किसमें, कोई आदमी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इसको। तो नकल करने की प्रवृत्ति पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, याद रखिए ये सब पूछता है प्रश्न, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये क्या है, नकल करने की प्रवृत्ति। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे भी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा, एक्सप्लेनेशन हमारे लाइव क्लास में करवाई जा रही है। आप लोग जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो जरूर ज्वाइन करें। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर कोई साथी डेमो क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे 80 51 36 39 और 67, इस नंबर पे आप सभी साथी कॉल करें, मैसेज करें या व्हाट्सएप करें। और कक्षा से ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें। 10 फरवरी से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो आपका डीएलएड एंट्रेंस के लिए है, जो इंटर पास बच्चों के लिए है, जो इंटर पास कर रहे हैं या तो वो पास हैं या इस बार एग्जाम दे रहे हैं। तो ये दोनों टाइप के बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे और सरकारी कॉलेज में डीएलएड कोर्स में उनका नामांकन हो जाएगा मात्र 20,000 के 2 साल की फीस पर। वही प्राइवेट संस्थान लाखों का फीस लेते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों को तथ्यों के साथ साथ बहुत सारे अवधारणाओं को ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। इसी तरह से आप हमारा हौसला बढ़ाए रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।